हम लोग बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट होता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी क्यू बाई डी टी है एवरेज करंट होती है टोटल चार्ज का फ्लो इन ए गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। और अगर टोटल करंट निकालना है तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर इंस्टेंटेनियस करंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप T1 से T2 टाइम इंटरवल के लिए जब करंट टाइम का कोई फंक्शन दिया है तो इंटीग्रेट करके आप टोटल चार्ज का फ्लो निकाल सकते हो और टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 से डिवाइड कर सकते हो। ड्रिप वेलोसिटी क्या होती है, तो Vd जो होती है ड्रिप वेलोसिटी ई टावा बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो एंड के अक्रॉस कोई कंडक्टिंग वायर है उसके अक्रॉस अप्लाइड है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, टावर रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम ऑफ सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन टाइम हो सकते, जो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम होता है उसका एवरेज होता है बेसिकली ये। तो इसको मीन रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, एवरेज होता ही है ये। और टावर डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है, तो ये टाइम कम हो जाता है जो ड्रिप वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर जो होगा जिसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगाया गया होगा। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ती है किसी कंडक्टर के लिए, मेटल वायर के लिए। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन होता है ऐसा। और बाकी का वेरिएशंस आगे दिखाया गया है। और इसका फॉर्मूला होता है किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे R0 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T नॉट रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जनरली लेते हैं। और रेजिस्टिविटी का भी यही होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मेटल कंडक्टर के लिए ये पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है बेसिकली। और करंट I इज इक्वल टू एन ई वी डी फॉर्मूला ड्रिप वेलोसिटी से कनेक्टेड है। और करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन ए। और इसका एक फॉर्मेट और होता है करंट डेंसिटी का और करंट में रिलेशन। अगर हम इसे देखें तो इधर हम बात कर सकते हैं कहीं दूसरे इसकी प्लेसिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं I जो होता है वो J वेक्टर करंट डेंसिटी वेक्टर और स्मॉल एरिया वेक्टर, इससे डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। और गिवन द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर अगर यूनिफॉर्म है करंट डेंसिटी तो आप J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हैं, करंट निकल जाएगा। J इक्वल टू सिग्मा ई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल और 1 अपॉन वो रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है रो, आप इसे लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है आप इसे लिख सकते हो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टावर रिलैक्सेशन टाइम से। और देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से टावा कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। और मोबिलिटी जो होता है ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टावा बाई एम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की। और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल के नेचर पे, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टर का, मटेरियल कौन सा कंडक्टर है, ठीक है। क्यों स्मॉल एन डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे, तो ये डिपेंडेंसी आ गई रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस किसी वायर का एल लेंथ का है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, इस पर भी डिपेंड करेगा फिजिकल डायमेंशंस पे। और ये करंट डेंसिटी और करंट का वेक्टर फॉर्म में जो रिलेशन है वेक्टर फॉर्म करंट डेंसिटी है। और V इज इक्वल टू आई आर, ये एक वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस में कनेक्शन है, ये ओमिक नॉन ओमिक दोनों के लिए वैलिड होता है। इट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसी को बोलना J इक्वल टू सिग्मा ई को। तो ये सारे फॉर्मूले ब्रीफ कर दिया हमने। रेजिस्टेंस
और देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे m अपान एनी स्क्वायर टावर रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ये लिखा है। कॉपर की ये रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ। तो ध्यान से देखिए ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है 2020 में। और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटने लगता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन होल स्क्वायर जनरेट होने लगता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो हमने अभी लिखा है रो एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट T माइनस T नॉट। और T नॉट इज बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस होता है जब तक कोई दे ना। और सिमिलर पैटर्न का ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का भी है। तो सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, ये दिखाया गया है ग्राफ में। और यहाँ पे देखिए नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ये लीनियर वेरिएशन इस तरीके से ग्राफ दिखाया गया एनसीईआरटी का ये तीनों ग्राफ चारों। और की पॉइंट्स को आप जो हमने बोला है कि मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। ओके और इंडिपेंडेंट होता है ये मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो मोबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। तो ये एक ब्रीफ थ्योरेटिकल चीज है। अब यहाँ पे आते हैं सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज में करंट हर रेजिस्टर्स में सेम होता है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको पता है, R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको जोड़ देंगे। सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट n टाइम्स एनी वन रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। करंट सेम होता है, वोल्टेज की कोई गारंटी नहीं है, वोल्टेज सेम भी हो सकता है अगर सारे रेजिस्टर सेम है तो। लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग 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 है तो पक्का वोल्टेज अलग 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 होगा। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन। को सारे रेजिस्टर्स अगर इक्वल है तो एनी वन रजिस्टर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है V इक्वल टू IR के हिसाब से। अगर वोल्टेज सेम है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। सीरीज में करंट सेम होने की वजह से V इक्वल टू IR अगर लगाते हैं तो वोल्टेज का प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा वोल्टेज जाएगा। बैलेंस बिट स्टोन में ये R1 R2 R3 R4 रेशियो बैलेंस है। अगर रेशियो बराबर है तो B और D में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और इसमें R5 में कोई करंट नहीं जाएगा। इसको हटा सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में, टूल की तरह यूज होता है। किरचॉफ्स जंक्शन का रूल क्या होता है, किसी भी जंक्शन में इलेक्ट्रिकल सर्किट के सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, ये इक्वल होता है। तो ये सिंपल है। किरचॉफ्स का जो लूप लॉ है, सम ऑफ ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी 0। और इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर वोल्टेज राइज है तो राइज वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं, तो ड्रॉप वोल्टेज को निगेटिव लेते हैं, और अर्थिंग कहीं है तो 0 वोल्ट होता है इसका मीनिंग। ये ओवरऑल एक समराइज पॉइंट है सारा। और पावर के अगर फॉर्मूले में हम बात करें तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला I स्क्वायर R BI और V स्क्वायर बाई R V इक्वल टू IR से ये कन्वर्ट करा गया है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है अगर ध्यान से देखें तो हम। अब इसमें देखिए सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग अगर बल्ब्स का करते हैं और जो रेटिंग का सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज वही लगाते हैं, तो सीरीज ग्रुपिंग में जो टोटल पावर का कंजम्पशन होता है, मान लीजिए अलग अलग पावर रेटिंग का बल्ब है लेकिन वोल्टेज रेटिंग सेम है, शर्त ये है, तो ये सीरीज में टोटल पावर निकालने के लिए पैरेलल इक्विवेलेंट जैसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बशर्ते कि वोल्टेज जो रेटिंग का है वही सप्लाई पे लगाया गया है ग्रुपिंग पे। पैरेलल में अगर होगा तो वही सप्लाई का वोल्टेज लगाया गया है, तो ऑब्वियसली जब सप्लाई भी वही लगा होगा जो रेटिंग का है तो सब पर सेम वोल्टेज जाएगा, तो जो रेटिंग का पावर रेटिंग का बल्ब होगा उतना ही पावर कंज्यूम करेगा। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि टोटल पावर कंजम्पशन सबका सम हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट की रेटिंग या 220 वोल्ट लगा दिया तो सबको फुल रेटिंग वोल्टेज का मिल रहा है, तो अपना जो रेटिंग का पावर होगा वही कंज्यूम करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है।
ब्राइटनेस किसी भी बल्ब का, ब्राइटनेस ये डिपेंड करता है कि पावर कंज्यूम कितना किया है बल्ब ने, और रेटिंग से क्या निकलता है, जो पावर रेटिंग होता है बल्ब का पे या किसी भी अप्लायंसेस पे वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है। हम बल्ब की बात करें इसलिए बल्ब का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए V²/PR कर देंगे इसमें, ठीक है। और जितना ही हीट डेवलपमेंट की बात करेगा कोई किसी टाइम टी में, तो VIT I²RT V²/RT यानी पावर इनटू टाइम। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कहीं वेरिएबल आ गया करंट, तो आप I²R/dt फ्रॉम T1 से T2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे, जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक हीट डिसिपेट होगा रेजिस्टेंस में, या अगर वोल्टेज वेरिएबल है तो V²/R इंटू dt, और इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 जब तक एग्जिस्ट करेगा करंट वोल्टेज, ठीक है, तब तक हीट डेवलप करेगा। इसका यूज नीट 2016 में ऑलरेडी हो चुका है। डिफरेंशिएशन का मैटर था, चार्ज करंट का फंक्शन दिया था, dq/dt से करंट निकाला, और ये निकाला कि करंट किस मोमेंट पे जीरो होगी, जीरो से लेकर वहां तक इंटीग्रेशन करना था इसी फॉर्मूले में रख के। तो ये समराइज सारे पॉइंट्स अपने पास। टर्मिनल वोल्टेज की जहां तक बात है, अगर तो टर्मिनल वोल्टेज में देखिए किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ये कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर किसी सेल का, तो ओपन सर्किट में यानी उससे करंट न लेंगे ना देंगे, ओपन सर्किट में तो आई इंटू स्मॉल आर का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा उसी को ईएमएफ बोलेंगे। यानी सेल को जब ओपन सर्किट में रखेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही उसका ईएमएफ से डिफाइंड होता है, ठीक है। अब देखिए अगर चार्ज करते हैं यानी करंट भेजते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा V = E + IR होगा, ओके। अगर करंट इसमें से हम विड्रॉ करते हैं यानी करंट हम इसमें से लेते हैं अगर, ठीक है, तो इसमें से करंट लिए कहीं बाहर का रेजिस्टेंस कोई लगा दिया, तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो आएगा, आई करंट विड्रॉ कर रहे हैं तो E - IR आएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इस केस में ईएमएफ से कम आएगा। इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा आएगा चार्जिंग के केस में, और ओपन सर्किट में बराबर होगा। ये वाला ओपन सर्किट में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है। बेसिकली ये किरचॉफ लॉ से आता है, तो अगर ये नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन का भी हमने बात किया था, किरचॉफ जंक्शन लॉ का और लूप लॉ का भी बात किया था। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सारे सेल्स का ईएमएफ ऐड कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड होगा ही। अगर कोई m नंबर ऑफ सेल्स को उल्टा कनेक्ट कर देंगे रिवर्स पोलैरिटी से, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज में आइडेंटिकल सेल केस में n - 2m इंटू ईएमएफ ऑफ वन सेल, ये यूज करते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, E1/R1 + E2/R2, यानी E1/R1 और E2/R2 एंड सो ऑन, इसका सम कर देंगे। नीचे 1/R इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम है यहाँ पे, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ ए और बी के क्रॉस निकल जाएगा। अगर कोई पोलैरिटी उल्टा है और दो सेल है तो E1/R2 + E2/R1/R1 + R2 होता है। अगर अपोजिट कोई पोलैरिटी कर देंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये ध्यान रहे इसमें। अगर कोई E1 और E2 में से कोई उल्टा हो गया तो यहाँ पे जैसे ये प्लस लिखा है, दोनों लाइक पोलैरिटी पे, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, उल्टा हो गया तो यहाँ पे जो उल्टा करेंगे उसको साइन में माइनस लगा देंगे, बट इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं है। आइडेंटिकल हो जाएगा तो आप E1 E2 सारा आइडेंटिकल इसमें रख दोगे। मीटर बेस क्या होता है, इसकी वर्किंग जो होता है बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन पे बेस्ड होता है। तो लेफ्ट आर्म में P रेजिस्टेंस है और राइट आर्म में Q है, तो इसका रेशियो, अब देखिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिफॉर्म वायर होता है। तो अगर ये बैलेंसिंग लेंथ L है जहाँ पे डिफ्लेक्शन इसमें करंट 0 आ रही है गैल्वेनोमीटर में, तो ये 100 सेंटीमीटर -L पे होगा यहाँ से, तो ये इसी के प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से वो कट ही जाना था, तो ये आ जाएगा, इसमें नल पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में कन्वर्जन है एमीटर में, तो शंट लगाते हैं, इस वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। IG फ्यूल डिफ्लेक्शन करंट है, तो शंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है IG
इंटू कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अपॉन आई माइनस आई जी। आई इज द रेंज ऑफ एमीटर है और रेजिस्टेंस क्या होता है, जी और एस का ये पैरेलल ग्रुपिंग होता है बेसिकली। तो जी एस अपॉन जी प्लस एस एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसे वोल्टमीटर में करते हैं तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसमें पर्पज है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बढ़ाना। तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में गैल्वेनोमीटर के, तो आर इसमें हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो ये बन जाता है अपना वोल्टमीटर का रेंज बी वोल्ट का हो गया। तो बी का फॉर्मूला होता है आई जी इंटू आर प्लस जी। फुल डिफ्लेक्शन करंट आई जी को इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस है इसमें और यहाँ पे क्वेश्चन फोकस करते हैं अगर हम इसको ध्यान से, तो देखिए पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो के डायरेक्शन में इक्विवेलेंट करंट लेते हैं और नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में इक्विवेलेंट करंट बनाते हैं। करंट होता है टोटल चार्ज का फ्लो रेट टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 10 की पावर 6 पॉजिट्रॉन्स आपको फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है पॉजिट्रॉन पे। इसका फ्लो इधर हुआ है, एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉन का, ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। 10 की पावर 6 से लेफ्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इंटरवल ऑफ 10 मिली सेकेंड। तो बेसिकली करंट बताना है, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का इसी के फ्लो में इसकी भी करंट इक्विवेलेंट आएगी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, संख्या दिया है 10 टू दी पावर 6, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो टोटल इतने हैं, और ये डबल क्यों किया गया है, क्योंकि ये दोनों के इक्विवेलेंट करंट निकाल रहे हैं। तो टोटल चार्ज का फ्लो इतना हुआ है, कूलम में आ रहा है अपर सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड को हम सेकेंड में बदलते हुए बात कर लें तो ये कह सकते कूलम पर सेकेंड यानी एम्पियर में आएगा, यही आंसर होगा। तो इसमें ध्यान से देख लीजिए, ये है 10 टू दी पावर माइनस 2 और ये जाके 10 टू दी पावर 8 बनेगा, ये कट कर दिया 8 बना दिया। 19 में से 8 माइनस करेंगे 11 आएगा, तो ये आएगा 3.2 1.6 इंटू 2 10 टू दी पावर माइनस में 11, ठीक है, एम्पियर आ गया। तो ये आंसर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे आपको। करंट डेंसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट निकालेंगे करंट डेंसिटी और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सावधानी बरतना है। देखिए आई कैप इसमें नहीं है, तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट तो आएगा नहीं। इसमें 2 जे कैप 4 आ गया, के कैप इसमें है तो इसमें नहीं है। लेकिन ये देखिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो 10 टू दी पावर माइनस 4 चाहेगा, तब जाके ये एम्पियर में बनेगा करंट। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 यानी 0.4 एक एडजस्ट कर लो, और 10 टू पावर माइनस 3, तो इसको मिली में बनाना है, तो 0.4 मिली एम्पियर आएगा ये आंसर। तो कैलकुलेशन ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कैलकुलेशन में 0.4 में ज्यादा डाटा दिख रहा था। करंट पासिंग थ्रू अ वायर हैविंग 2 क्रॉस सेक्शंस पी एंड क्यू, यूनिफॉर्म डायमीटर है डी और d/2, यानी ये इसका डायमीटर है d, ध्यान से देखना, और आगे जाके ये सकरा हो गया एक तरह से, तो इसका डायमीटर है भाई d/2। ये पॉइंट P है तो यहाँ पॉइंट को Q बोल रहा है। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Bp है तो यहाँ पे Vq बोल रहा है। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पहले बात तो इसमें देखिए करंट सेम होगा, तो I = NEAVD, करंट नहीं बदलेगा, ये कोई भी नहीं बदलेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर को हम d/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि पाई d/2 का स्क्वायर IR स्क्वायर हो गया, इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी P का, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा d/2 डायमीटर का आधा रेडियस यानी d/4 का,
स्क्वायर। देखिए आर यहाँ रेडियस कितना है, यहाँ रेडियस है d/2, यहाँ रेडियस कितना है दूसरा d/2, डायमीटर का आधा यानी d/4, और यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट Q। तो सीधा सीधा पाई कट जाता है, d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए P और Q में संबंध बताना है हमको, तो ध्यान से देखिए BP, और ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/4 इंटू 4 यानी 16 क्यूब। एक 4 उड़ा दो तो BP की VQ का 1/4 आएगा। तो ये आंसर हमारा बहुत ही इजीली निकल रहा है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी टाइम की इस समय हल्का सा कमी है, इसको फिर से कंटिन्यू कर लेंगे अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, और कोशिश करेंगे इसका PDF बना के अपलोड किया जाए। करंट इन द मेटेलिक कंडक्टर प्लॉटेज अगेंस्ट वोल्टेज, और करंट में आई करंट इस पर दिखाया गया। देखिए सीधी सी बात है, V = IR होता है। अगर हम रेजिस्टेंस पे बात करें तो V और I का स्लोप देख, I/V का अगर बात करें रेशियो में, ये 1 रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा स्लोप से आएगा। स्लोप का उल्टा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे जिसका ज्यादा एंगल है उसका रेजिस्टेंस कम है, यानी जिसका कम एंगल है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, नहीं यानी R2 रेजिस्टेंस से ज्यादा इस समय। अब देखिए टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, तो ये ऑब्वियसली T2 टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, तो T2 ग्रेटर देन T1 यानी T1 इज लेस देन T2। तो ये सिंपल सा हीटिंग इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा था ये क्वेश्चन। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। वायर है, रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर, इसको बेंड किया है इनटू ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द, ऐसी वायर का बात करें AB पे कनेक्ट कर दिया, तो देखिए इसका डायमीटर है तो ये हो जाएगा 2 मीटर का। अब बात ये करते हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर, इसको बेंड किया सर्किल में, तो ये बताइए इसका अगर लेंथ करें बात तो πr ही लेंथ है। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ, तो हम इसकी लेंथ निकाल दें। अब देखिए वायर है ना, वायर है पर मीटर पे रेजिस्टेंस है, सर्किल में बदल दिया है, तो 2πr की लेंथ हम रेजिस्टेंस R मान ले अगर पूरे 2πr की, तो ये हो जाएगा 2πr, रेडियस 1 है, पर यूनिट लेंथ 0.5 है। इस R की वैल्यू हम निकाल लें, अगर ध्यान से देखें तो आ जाएगा कितना, तो 2 इंटू पाई, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ये आ जाएगा पाई वो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पाई ओम रेजिस्टेंस आ गया इसका, ये हम मान कर चले हैं जो बना रहे हैं इस हिसाब से देखना, ये वायर रेजिस्टेंस 0.5 पर मीटर है, इसको सर्किल में बनाया है रेडियस 1 मीटर का, इसी को वायर को हमने बनाया किसमें, पूरे के पूरे ये सर्कल में, तो पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस निकालना, ये ध्यान रहे बात को। ठीक है, ध्यान रहे। अब ध्यान से देखो, आधा आधा अगर बात करें तो ये R/2 होगा और ये R/2 होगा। R/2 का मतलब हो गया π/2 ओम, ये भी हो गया π/2 ओम। अब इक्विवेलेंट निकालना है तो देखिए ये ऊपर नीचे जो R/2 है तो इसका आ जाएगा R/4 इक्विवेलेंट, पैरेलल में आधा हो जाएगा, तो आप इसको पहले सॉल्व कर, इन दोनों ऊपर नीचे को, तो ये आ जाएगा π/4, एक π/4 आ गया। ये बीच में जो रेजिस्टेंस है इसका निकाल लेते हैं, तो इसका बीच वाले का R1 मान लो आप, तो R1 निकल जाएगा कितना, इसकी लेंथ है 2 मीटर और 0.5 पर मीटर है, इसका 1 ओम आ गया। देखिए ये और ये π/4 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B R1 R2/R1 प्लस R2, ये ध्यान से दिख रहा है कि π/4 का 4 कट जाएगा, एलसीएम लेके यहाँ पे π + 4/4, तो ये आ जाएगा अपना थर्ड वाला आंसर, इतना ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था लेकिन ट्रिकी था,
आप डायरेक्टली भी बना सकते थे, इसको ओरली भी बना सकते थे। आइडेंटिकल डायमेंशंस है, सीरीज में दो मेटल वायर्स है, अलग अलग सिग्मा है कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट इफेक्टिव कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन का। तो मान लीजिए ये दो एल लेंथ का दो वायर है, इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2, इनका रेजिस्टेंस आप निकाल लो। रो इंटू एल बाई है, तो एल सिग्मा करना है तो नीचे लिख देंगे एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी रहा होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस है एल अपान सिग्मा 2 इंटू एरिया। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसके जगह पे उसी एरिया क्रॉस सेक्शन का 2L लेंथ का एक वायर बना दे, सिंगल मटेरियल हो जिसका सिग्मा निकालना है। तो देखिए R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, ठीक है, वो इसी के बराबर होना चाहिए। तो 1 अपान सिग्मा टोटल लेंथ 2L एरिया क्रॉस सेक्शन, ये देखिए कट गया L अपान ए, तो ध्यान से दिख रहा है कि सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2, एलसीएम लेने के बाद ट्रांसफर कर ले, तो ये आएगा आंसर अपना, सीधा दिख रहा है। इक्विवेलेंट है, सीरीज में भी निकाल सकते हैं, पैरेलल में निकालेंगे तो करते क्या है, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जो सिंगल मटेरियल से रिप्लेस करेंगे सिग्मा इक्विवेलेंट वाला, उसके रेजिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। ये हमारा बेसिक अप्रोच है कोई भी कॉम्बिनेशन हो ग्रुपिंग हो। यहाँ पे देखिए क्या क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है हमको। ध्यान से देखिए ये दिया हुआ है 1 ओम है इक्विवेलेंट, तो कह रहा है कि मिडिल रेजिस्टेंस मिसिंग है। पहले ऐसा करो आप, ये 2 और 1 सीरीज में है तो 3 ओम हो गया, ये 1 एंड 1 2 ओम हो गया। तो ये देखिए 3 और 2 का पैरेलल हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपान 3 प्लस 2 5, यानी ये 6/5 ओम हो गया, ये ऊपर वाले दोनों का, और 1 के आर के साथ पैरेलल में है। तो आप ऐसे कर सकते हो 1 अपान आर प्लस इक्विवेलेंट पैरेलल में 1 अपान 6/5 दैट इज 5/6 इज इक्वल टू ये 1 है, तो 1/r इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 दैट इज 1/6, तो r की वैल्यू आ गई भाई 6। तो ये 6 ओम का आंसर बन गया यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा उल्टा पूछा गया था हल्का सा। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के क्रॉस, तो देखिए कहीं ना कहीं से लिंक मिलता है। मान लीजिए यहाँ से कोई करंट चली, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर यहाँ चली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ चली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें जो भी करंट जाएगी वो तो इसमें एक ही जाएगी, तो ये सीरीज में हो गया, हमें पकड़ में आ रहा है। तो ये सीरीज ग्रुपिंग में यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए ये मान लीजिए P और Q के क्रॉस 2 ओम आ गया, तो ये 2 और ये 2 पैरेलल में है। तो आप ऐसे देखिए इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे किसी एक वैल्यू को, तो 2 का पैरेलल 2 इंटू 2 अपन 2 प्लस 2 1, मतलब सीधे 2 का आधा 1, 1 एंड 1 फिर से ऐसा ही बन जाएगा सीरीज में, तो 1 एंड 1 अगेन 2 and 2 and 2 again 1 1 1 1 2 2 and 2 पैरेलल 1 1 and 1 लास्ट में 2, तो फिर से 2 आ गया। ये जस्ट एक सीक्वेंस सीरीज बन जाता है, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन चूंकि वही आ रहा था इसलिए ओरली बन रहा था। सेवरल रेजिस्टेंस से 10